हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें आपका तीसरा चैप्टर चल रहा था, है ना, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो इस चैप्टर का पिछला इस चैप्टर से 2 वीडियो डाला गया था, जिसमें आपको बताया गया था कि हिंद चीन का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना, इसको हिंद चीन क्यों कहते हैं, हिंद चीन में कौन कौन से देश आते थे, तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ठीक है। और आपको यही बताया गया था कि मतलब फ्रांस यहाँ पे फ्रांस का आगमन कैसे हुआ, फ्रांस का आगमन का उद्देश्य क्या था, ठीक है ना, फ्रांस किन किन भागों पे कब्जा किया यहाँ पे आके। फिर आपको बताया गया था कि यहाँ पे फ्रांसीसी कैसे कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, शिक्षा में, सब जगह हस्तक्षेप करना शुरू किए, है ना। पिछले वीडियो में आपको एक चीज़ और बताया गया था, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, ठीक है, तो है ना। और लास्ट टॉपिक जो आपको बताया गया था, हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास। तो पढ़े थे कि हिंद चीन में राष्ट्रीयता के विकास में सबसे पहले जो योगदान दिए फान बोई चाओ, है ना, जिन्होंने दुई तान होई नामक संगठन का स्थापना किया, जिसके नेता कौन थे, कुआंग दे थे, ठीक है। और फान बोई चाओ का एक पुस्तक था जो सबसे फेमस है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ठीक है। तो इन सभी राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा वियतनाम में, है ना, राष्ट्रवादी आंदोलनों को प्रोत्साहन मिला, ठीक है। उसके बाद आप पढ़े थे हो ची मिन के बारे में कि हो ची मिन कौन थे, तो हो ची मिन का जो दूसरा नाम था न्यूगा नाई क्यूक था, है ना, जिन्होंने इन्होंने पेरिस में ही साम्यवादियों का एक गुट बनाया और बाद में शिक्षा प्राप्त करने कहाँ चले गए, मॉस्को, और वहाँ से जब लौटे तो 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का स्थापना किए थे। तो लगभग आप यहाँ तक पढ़ लिए थे, है ना। और हो ची मिन जो थे, सुनिएगा इससे आगे, है ना, जो हो ची मिन थे वह सैनिकों का प्रशिक्षण का व्यवस्था भी किए, लोगों को सैनिक प्रशिक्षण भी देते थे। तो जब 1929 से 28 के क्रम में हिंद चीन में राष्ट्रीयता जो था अपने चरम सीमा पे चल रहा था। लेकिन इसी बीच 1929 से 30 में जानते हैं कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया था, 9th क्लास से पढ़े होंगे, है ना, कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आया था, तो 1929 से 30 में। तो जब राष्ट्रवाद वहाँ पे अपने चरम सीमा पे था, तो यहाँ पे पूरे विश्व में क्या आया था, आर्थिक मंदी आ गया था 1929 से 30 में, जिसका प्रभाव वियतनाम पे भी पड़ा। वियतनाम पे क्या प्रभाव पड़ा कि यहाँ पे, है ना, चावल का, रबड़ का दाम लगा गिरने, है ना, जिससे हुआ क्या कि जब खाद्यान्न वस्तुओं का जब दाम गिरने लगा तो यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ने लगा, और जब बेरोजगारी बढ़ा तो गरीबी बढ़ा, जिससे जनता में हाहाकार मच गया, है ना। हर जगह लोग सरकार का विरोध करना शुरू कर दिए, यानी कि फ्रांसीसी सरकार का विरोध करना शुरू करते हैं, है ना। आंदोलन जोर पकड़ने लगा, आंदोलन हुआ और आंदोलन जोर पकड़ने लगा। लेकिन सरकार जवाब देने के बदले, कुछ करने के बदले, फ्रांसीसी सरकार क्या कर रहा था, उसको दमन करने का काम कर रहा था, उसको दबाने का काम कर रहा था, ठीक है ना। और वहाँ पे कहने का क्रूर तरीके से बमबारी, है ना, गोलाबारी करके सभी आंदोलनों को दबा दिया गया। तो आंदोलन दब तो गया था, लेकिन, है ना, एक तरीके से ज्वालामुखी के समान हो गया था, जो अंदर ही अंदर, है ना, खौलता हुआ भूमिगत आंदोलन था, यानी कि आंदोलन का भी आग बुझा नहीं था लोगों में, ठीक है। अब देखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता। देखिए अगला जो आपको टॉपिक पढ़ना है उसका नाम क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता। द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता। देखिए तो जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से 1945 तक, ठीक है ना। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समझिए एक तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध जो था वियतनामियों को स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता साबित हुआ। चूँकि 1940 में हुआ क्या, है ना, 1940 में जो फ्रांस है ना, 1940 में फ्रांस जो होता है वह जर्मनी से हार जाता है ना। फ्रांस किससे हारता है, जर्मनी से। अब जब जर्मनी से हार गया, है ना, तो जब जर्मनी से हारा तो फ्रांस में जर्मन समर्थित सत्ता कायम हो गया। कहने का मतलब है कि जब फ्रांस 1940 में जर्मनी से हारा तो वहाँ पे जर्मन सरकार के समर्थन में सरकार का गठन होता है वहाँ पे, है ना। और इस संधि के तहत होता क्या है, एक संधि किया था जर्मनी जापान के बीच में, और जापान अपना सेना लेकर कहाँ जाता है, हिंद चीन, यानी जापान इस मौके का फ़ायदा उठाया, क्योंकि यहाँ पे फ्रांसीसी कमज़ोर पड़ गए, है ना। और यहाँ पे लगभग कहने का मतलब है कि जापान को मौका मिला और जापान संधि के द्वारा अपना सेना कहाँ ला दिया, हिंद चीन में। और पूरे हिंद चीन में पहले तोकिनोरा नाम पे, और पूरे हिंद चीन को हिंद चीन पर जापान जो था अपना राजनीतिक प्रभाव जमा लिया,
ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे द्वैत शासन आ गया। द्वैत शासन में क्या हुआ कि मुखौटा तो किसी और का था, यानी चेहरा फ्रांस का, लेकिन शासन जापान का, है ना। यानी कहने का मतलब है कि कहने का होता है यहाँ पे द्वैत शासन, दो शासन आ गया। फ्रांस का मतलब सब लोग जान रहे हैं कि फ्रांस का ही कब्जा है, लेकिन शासन कौन कर रहा है? जापान, है ना। इससे फ़ायदा किसको हो गया? गुप्त दलों को, यानी जो वियतनाम में जो गुप्त दल चल रहे थे, गुप्त दल जो काम कर रहे थे, है ना, उनको मतलब फ़ायदा हो गया और वे जापानी और फ्रांसीसी दोनों के विरुद्ध कार्रवाई करने लगे, यानी जो गुप्त रूप से वियतनाम को स्वतंत्र करने का काम कर रहे थे, राष्ट्रवाद को फैलाने का काम कर रहे थे, ठीक है ना। उनको मौका मिला और जापानी सेना और फ्रांसीसी सेना दोनों के विरुद्ध कार्य करना लोग शुरू कर दिए। लेकिन फ्रांसीसी सरकार के दमन होने के बावजूद यहाँ पे साम्यवादी दल बचा हुआ था, है ना। हो ची मिन के नेतृत्व में, जो हो ची मिन जो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे वियतनाम में, उनके नेतृत्व में, है ना, लगभग कहने का मतलब है एक वियत मिन, है ना। वियत मिन का मतलब होता है वियतनाम स्वतंत्रता लीग। वियतनाम स्वतंत्रता लीग का स्थापना किया गया, जिसके सदस्य कौन होते थे? पीड़ित किसान, आतंकित व्यापारी, बुद्धिजीवी वर्ग, सभी वर्ग को, मतलब सबका उद्देश्य क्या था? है ना, छापा मार युद्ध नीति का अवलंबन करना। ये लोग छापा मार को बढ़ावा दे रहे थे। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ क्या? चूँकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शासन अब वियतनाम में कौन कर रहा है? जापान, लेकिन है ना, चेहरा चल रहा है फ्रांस का ही। लेकिन इसी बीच जापान द्वितीय विश्व युद्ध में जब पर्ल हार्बर नामक जगह पे आक्रमण करता है ना, अमेरिका के पर्ल हार्बर नामक जगह पे, तो अमेरिका उस पर परमाणु बम गिराता है, हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को। तो जब जापान पे बम गिराया तो जापान यहाँ पे कमज़ोर पड़ गया, है ना। जापान क्या करता है? एक पोस्टडम की घोषणा के तहत जापान अपने आप आत्मसमर्पण कर देता है। तो इस स्थिति से फ्रांस क्या हो गया? मतलब फ्रांस जो था, मतलब पहले से यहाँ पे थोड़ा कब्जा तो था ही, लेकिन कब्जा जापान का चल रहा था, है ना। लेकिन जब जापान कमज़ोर पड़ा तो फ्रांस के पास इतना शक्ति नहीं बचा हुआ था कि वो फिर से अपने शासन को वहाँ पे दोबारा वियतनाम में स्थापित कर सके। इसी का लाभ उठाते हुए जो वियतनामी राष्ट्रवादी थे, है ना, जो वियतमिन थे, अभी भी बताएं आपको कि वियतमिन का मतलब क्या था? वियतनाम स्वतंत्रता लीग। क्या था? वियतनाम स्वतंत्रता लीग। ये लोग इस मौका का फ़ायदा उठाएं और ये लोग जाकर करते क्या हैं? 2 सितंबर 1945 ईस्वी को, 2 सितंबर 1945 को यहाँ पे लोकतंत्रीय गणराज्य सरकार का स्थापना कर देता है। लोकतंत्रीय गणराज्य सरकार की स्थापना हो जाता है यहाँ पे। और इसके जो प्रधान व्यक्ति बनते हैं, इनके प्रधान कौन थे? हो ची मिन, ठीक है ना। इसके प्रधान कौन होते हैं? प्रधान बन जाते हैं हो ची मिन। तो अभी तक कहानी समझ गए, है ना। जापान आक्रमण किया पर्ल हार्बर पे, उस पर आक्रमण किया अमेरिका, है ना। जापान कमज़ोर पड़ा, लेकिन इसके बाद भी फ्रांस के पास इतना शक्ति नहीं बचा हुआ था कि वह टक्कर दे सके, है ना, वियतनाम में जाकर कब्जा कर सके। इसी का फ़ायदा किसको उठा लिए लोग? वियतमिन लोग उठा लिए, यानी कि वियतनाम स्वतंत्रता लीग इसका फ़ायदा उठाया और जा करके मतलब 2 सितंबर 1945 में लोकतंत्रीय गणराज्य सरकार का स्थापना होता है, जिसके प्रधान कौन व्यक्ति बनते हैं? हो ची मिन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जब वियतनाम में जब लोकतंत्रीय सरकार का स्थापना किया जाता है तो यहाँ पे जो पुराने मतलब हिंद चीन में जैसे देखिए जो स्वतंत्रता हुआ था, मतलब वो वियतनाम का एक छोटा सा भाग था। लेकिन अभी भी वियतनाम जो था, मतलब देखिए वियतनाम छोटे छोटे कई भागों में बटे हुए थे, है ना। तो जापानी सेना और चीनी सेना मतलब हिंद चीन से निकल तो रही थी, लेकिन कंबोडिया में, लाओस में और अनाम में पुनः राजवंश का उदय हो गया, है ना। राजवंशों को प्रतिष्ठा मिलना शुरू हुआ। उदय तो बहुत पहले हो चुका था। इस क्रम में होता क्या है कि अनाम के शासक बाओदाई बनते हैं, लेकिन बाओदाई कुछ ही दिन में हट जाते हैं, ठीक है। और वियतनाम में गणराज्य बन जाता है। इस तरीके से मतलब कहा जाता है कि मतलब 25 अगस्त 1945 को ही अनाम के शासक जो बाओदाई होते हैं, है ना, वो अपना पद छोड़ते हैं, लेकिन वियतनाम में गणराज्य तो पहले ही घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो अगर आप बात करें हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति का, हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति, ठीक है। तो अगर हम हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति की बात करें तो देखिए, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हॉलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस सभी लोग दक्षिण पूर्व एशिया में अपने उपनिवेशों को, अपने साम्राज्यों की पुनर्स्थापना में लगे हुए थे, है ना। फ्रांस भी अपने हिंद चीन में जो डूबा हुआ साम्राज्य था उसको बचाना चाहता था। इसके लिए एक नया योजना निकाला हो, है ना। फ्रांस ने घोषणा क्या किया कि फ्रांस, है ना, एक के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन बना दिया जाएगा, यानी कि एक संघ बना दिया जाएगा, जिसमें उसके उपनिवेश शामिल होंगे। जहाँ जहाँ फ्रांस का कब्जा है ना, सब लोग उस उपनिवेश के सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। और इस महासंघ का एक अंग हिंद चीन भी होगा, है ना। फ्रांस ये भी घोषणा करता है कि इस यूनियन का संघ कौन होगा? एक मतलब हिंद चीन भी इसका अंग हो जाएगा। लेकिन होता क्या है ना, कि
जापानी सेना के हटते ही जब फ्रांसीसी सेना यहाँ पे कब्जा करना शुरू करते हैं, है ना, तैसे ही जैसे ही मतलब वियतनाम के कुछ ही भाग में पहुँचते हैं, वहाँ पे जो छापामार युद्ध कर रहे थे, जो वियतनामी राष्ट्रवादी दल जो था, है ना, जो गुप्त दल था, है ना, ये लोग वहीं में फ्रांसीसी सेना को रोक लेते हैं और दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है। यानी कहने का मतलब है कि फ्रांस सेना तो बना लिया, यूनियन बना दिया गया, लेकिन हिंद चीन में जैसे ही वो घुसा, शामिल हुआ, है ना, कुछ ही क्षेत्र तक पहुंचा था, तो वहाँ पे कब्जा होना मतलब लड़ाई युद्ध हुआ वहाँ पे, ठीक है ना, किसके द्वारा, मतलब वियतनाम में जो छापामार युद्ध चल रहा था, है ना, छापामारों ने भयंकर युद्ध किया और फ्रांसीसी सेना को सैगान में ही रोक लिया। सैगान क्षेत्र था वहाँ का। और लास्ट में होता क्या है, दोनों युद्ध से बचने के लिए 6 मार्च 1946 ईस्वी को, है ना, इन दोनों के बीच में, यानी कि, है ना, एक हनोई समझौता होता है। कौन समझौता होता है? हनोई समझौता। किसके बीच में? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच में। फ्रांस और वियतनाम के बीच में, ठीक है। मैंने दोनों देश जो थे मतलब युद्ध में शांति का स्थापना करने के लिए 6 मार्च 1946 को, ये पॉइंट याद रखिएगा कि हनोई समझौता कब हुआ, तो 6 मार्च 1946 ईस्वी को किसके बीच में हुआ था, तो फ्रांस और वियतनाम के बीच में। देखिए, तो इसमें कुछ बात भी हुआ, है ना, कुछ समझौता के तहत मतलब कुछ मतलब शर्त भी था। इसमें कहा गया कि इस समझौता के तहत हुआ क्या कि फ्रांस ने वियतनाम को गणराज्य के रूप में स्वतंत्र इकाई मान लिया। साथ ही माना कि यह गणराज्य जो है हिंद चीन में संघ में रहेगा, है ना, और हिंद चीन संघ फ्रांसीसी यूनियन में भी रहेगा। यानी बात कहा गया कि मैंने वियतनाम गणराज्य रहेगा लेकिन फ्रांसीसी यूनियन में भी शामिल होगा, ठीक है, और फ्रांसीसी सेना को तोकिन में मैंने प्रवेश करने का अधिकार ही मिल गया। इसी नीति के कारण मतलब कहने का मतलब है ना, मतलब समझौता पूरा हुआ नहीं। और कहने का मतलब फ्रांस चाहता था कि जो संघ बना है उसका जो अध्यक्ष होगा, जो हाई कमिश्नर होंगे, है ना, वह फ्रांस के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। और वियतनामी नेताओं का मांग क्या था, फ्रांस चाहता था कि मतलब जो है ना संघ का जो अध्यक्ष होगा मतलब फ्रांस तय करेगा, लेकिन वियतनामी नेता लोग क्या मानते थे, है ना, किसके, इस संघ के जो अध्यक्ष होंगे उसके द्वारा नियुक्त होंगे, ठीक है। और लगभग तभी फ्रांस ने कोचीन चीन में एक पृथक सरकार स्थापित कर लिया। यानी कि हिंद चीन का जो क्षेत्र है कोचीन, है ना, वहाँ पे एक अलग सरकार बनाया और हनोई समझौता वहाँ पे टूट जाता है। तब जाके फ्रांस को कुछ वियतनामी प्रतिक्रियावादी ताकतों का समर्थन मिला और जिसके सहयोग से सरकार चलने लगा। लेकिन, है ना, मतलब अब तक हो ची मिन का इतना ताकत नहीं हुआ था कि फ्रांस सेना का प्रत्यक्ष मुकाबला कर सके, इसीलिए फिर से गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया, है ना। मतलब फ्रांसीसी सरकार फिर से मतलब अपना जो रूप था मतलब हस्तक्षेप करने का तरीका अपनाने लगा। यहाँ पे मतलब हनोई समझौता तोड़ दिया गया, है ना, और नए तरीके से सरकार का स्थापना किया गया और फिर सरकार चलने लगा, जिसका विरोध वियतनामी लोग कर रहे थे। लेकिन हो ची मिन, है ना, मतलब इतना ताकत उन लोगों को नहीं हुआ कि फ्रांस सेना का प्रत्यक्ष रूप से मुकाबला कर सके, और इन दोनों के बीच में क्या हो गया, गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। तो लगभग यहाँ तक कहानी समझ रहे होंगे, है ना, कि इसमें तो कैसे कैसे हनोई समझौता हुआ। तो हनोई समझौता याद रखिएगा 6 मार्च 1946 को फ्रांस और वियतनाम के बीच, ठीक है। लेकिन हनोई समझौता ज़्यादा दिन तक चला नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे सरकार करता क्या है कि लगभग मतलब फ्रांस जो है अपना सरकार अलग बनाता है, है ना, और फ्रांस क्या चाहता है कि मतलब यहाँ के जो कमिश्नर होंगे, यूनियन के कमिश्नर होंगे, वो फ्रांस तय करेगा, लेकिन वियतनाम के नेता चाहते हैं कि वो तय करें। इसी बीच में दोनों को लेकर क्या हुआ, फ्रांस जो होता है अलग सरकार का स्थापना करता है, जिससे हनोई समझौता टूट जाता है। और यहाँ पे लोगों को मतलब प्रतिक्रियावादी लोगों का फ्रांस का समर्थन ही मिला, जिसके तहत मतलब वियतनाम में फिर से आंदोलन होना शुरू हुआ और दोनों के बीच में फ्रांस और वियतनाम के बीच में गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। तो आगे आपको गुरिल्ला युद्ध के बारे में आगे बताया जाएगा, ठीक है। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और कोई दिक्कत होता है तो बता सकते हैं।